गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम अंशों का मूल्यांकन विषय पर लगातार बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि जब हम इंट्रांसिक वैल्यू के बेसिस पे अंशों का मूल्यांकन करते हैं और समता अंश अलग अलग वैरायटी के होते हैं, उनका नॉमिनल वैल्यू डिफर होता है या वो फुल्ली पैडअप नहीं होते हैं, कुछ पार्टली पैडअप होते हैं, तो जो चार सिचुएशन हमारे पास बनती है उनमें हम अंशों का मूल्यांकन कैसे करेंगे। इसी तरह से इंट्रांसिक वैल्यू ही हम यूज़ कर रहे हैं मेथड, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी की जो पूंजी संरचना होती है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, उसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं और इक्विटी शेयर्स भी होते हैं। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने ये मान के चला था कि हमारे पास सिर्फ समता अंश हैं, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है कि आपकी बैलेंस शीट में आपके पास समता अंश भी है और अधिमान अंश भी है, यानी प्रेफरेंस शेयर्स भी है और इक्विटी शेयर्स भी है। तो ऐसे में हम अंशों का मूल्यांकन किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पर जब समता अंश और अधिमान अंश दोनों ही होते हैं तो हमें यहाँ पर दो तरह के सीन बनते हैं कि अंशों का तो मूल्यांकन समता अंशों का बेसिकली हमें करना होता है। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे अधिमान अंश हैं, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं। वो पार्टिसिपेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन पार्टिसिपेटिंग भी हो सकते हैं। तो जब हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें दो सिचुएशन बन गई कि वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स इन केस ऑफ हैविंग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, यानी हमारे पास ऐसे अधिमान अंश हैं जो सहभागी नहीं है, जो एक तरह से पूंजी संरचना में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और दूसरा होगा कि अधिमान अंश ऐसे हैं जो पार्टिसिपेटिंग है, यानी वो कैपिटल स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट भी करते हैं, उनको और भी फ्यूचर कुछ राइट्स हमने दे रखे होते हैं। तो दोनों ही सिचुएशंस में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कैसे होगा? तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो अधिमान अंश है वो कौन से हैं? नॉन पार्टिसिपेटिंग है, यानी अनावशिष्ट भागी हैं। उन्हें उनकी कैपिटल में इनकी है, उनमें उनकी जो रेट ऑफ डिविडेंड है, बस उस रेट ऑफ डिविडेंड से हम डिविडेंड देते हैं। बाकी आगे के पूंजी में या आगे की बची हुई संपत्तियों में उन्हें पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता है। तो जब ऐसे अधिमान अंश हैं जो अनावशिष्ट भागी है, यानी नॉन पार्टिसिपेटिंग है, तो ऐसे में हमें जब इक्विटी अंश का वैल्यूएशन करेंगे तो इक्विटी अंश और प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन करने के लिए हमें यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्या उन्हें कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स भी है क्या? यानी अगर कंपनी बंद हो जाती है तो क्या उन्हें इक्विटी अंश से पहले पूंजी मिलेगी? यदि बकाया लाभांश है तो क्या बकाया लाभांश भी उन्हें पहले प्राप्त करने का पूर्वाधिकार है क्या? यानी अधिमान अंशों को पूंजी की वापसी और जो एरियर ऑफ डिविडेंड है वो दोनों के संदर्भ में अगर उन्हें पूर्वाधिकार प्राप्त है तो वो हमें चुकाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में हम वैल्यू पर इक्विटी शेयर जब निकालेंगे तो नेट एसेट में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एरियर ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हमें चुकाना ही पड़ेगा। तो एक तरह से हमारी नेट एसेट इक्विटी शेयर्स के लिए कम बचती है। इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे नेट एसेट में से और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो इक्विटी शेयर का वैल्यू आ जाता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर में जो एरियर ऑफ डिविडेंड है उसको प्लस करके नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ हम क्या मान के चल रहे हैं कि उन्हें वाइंड अप के टाइम, कंपनी बंद होने के समय पूंजी पहले लेने का अधिकार है और बकाया लाभांश को भी प्राप्त करने का पूर्वाधिकार है। दूसरा सीन हमारे पास ये बनता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जो अधिमान अंश हैं, उन्हें कैपिटल तो पहले लेने का अधिकार है। कंपनी बंद होगी तो पहले उन्हें भुगतान किया जाएगा, इक्विटी अंशों को बचेगा तो मिलेगा, लेकिन लाभांश के संदर्भ में हमने उनको कोई पूर्वाधिकार नहीं दे रखा है। तो अगर ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिन्हें कैपिटल का तो प्रेफरेंशियल राइट है लेकिन डिविडेंड के लिए प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बस नेट एसेट में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस करेंगे और सिर्फ चालू वर्ष का अगर लाभांश बकाया है, हमने नहीं चुकाया है, प्रपोज कर रखा है, तो बस वो ही देना है। एरियर ऑफ डिविडेंड माइनस नहीं करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करनी है क्योंकि पूर्वाधिकार उसका है, और चालू वर्ष का जो प्रस्तावित लाभांश है, जो प्रपोज डिविडेंड है, वो ही माइनस करना है। पिछले 5 साल से बकाया चल रहा था, लेकिन क्योंकि उन्हें डिविडेंड के लिए प्रेफरेंशियल राइट नहीं है तो वो माइनस करने की ज़रूरत नहीं है और फिर उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया जाएगा तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर आ जाता है।
उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू भी ऐसे निकालेंगे, वो जो ऊपर फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ माइनस करी है उन दोनों को प्लस कर दीजिए, यानी प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल प्लस उनका इस साल का जो डिविडेंड है वो प्लस कर दीजिए और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर से उसे डिवाइड कर दीजिए। तो वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर यानी कम डिविडेंड ही आएगा क्योंकि डिविडेंड को हम प्लस कर रहे हैं। तीसरा जो यहाँ पर सीन बनता है वो ये है कि उन्हें पूंजी का तो पूर्वाधिकार नहीं है, लेकिन लाभांश के बकाया को प्राप्त करने का पूर्वाधिकार है। यानी जब भी कंपनी कोई लाभांश देगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स का आज तक का अगर कोई बकाया लाभांश है तो वो चुकाया जाएगा। तो ऐसे में सिंपली ये फॉर्मूले के सीधे सीधे बनते चले जा रहे हैं कि जैसे राइट्स है उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को माइनस करना है। तो यहाँ सिर्फ डिविडेंड का प्रेफरेंशियल राइट है, तो नेट एसेट में से आज की तारीख तक का जितना भी प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड बकाया है उसे माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर एक तरह से दोनों ही, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो एक तरह से इक्वल राइट्स रख रहे हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर से डिवाइड कर देंगे तो इक्विटी शेयर की वैल्यू आ जाएगी। और प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू निकालने के लिए इक्विटी शेयर की जो वैल्यू आई है वो तो यूज़ होएगी ही सही, इसके अलावा इन्हें क्योंकि डिविडेंड भी मिलेगा उससे उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आज की तारीख तक का जो एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है उसे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर से डिवाइड कीजिए और वो जो पर शेयर डिविडेंड आएगा उसे जो ऊपर वाले फॉर्मूले में हमने वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकाला है उसमें प्लस कर दीजिए तो प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू निकल के आ जाती है। उसके बाद आपसे कहा जाएगी जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उन्हें न तो पूंजी प्राप्त करने का पूर्वाधिकार है और न ही लाभांश के बकाया के संदर्भ में पूर्वाधिकार है। वो नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स है, उन्हें एक तरह से इक्विटी शेयर के जैसे ही ट्रीट किया जाएगा। वैसे तो प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफरेंशियल राइट वाले होते हैं, नॉर्मली कुछ भी नहीं कहा जाए तो उन्हें पूंजी प्राप्ति का पूर्वाधिकार होता है। लाभांश के संदर्भ में तो फिर भी आपसे कहा जा सकता है, लेकिन नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग ही बेसिकली यही होता है कि उन्हें प्रेफरेंशियल राइट है इक्विटी शेयर से पहले लाभांश प्राप्त करने का, इक्विटी शेयर से पहले कंपनी के समापन पर पूंजी प्राप्त करने का। लेकिन अगर जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस है इशू से रिलेटेड वो ये कहती है कि जो अधिमान अंश हैं उन्हें न तो हम इक्विटी शेयर से पहले पूंजी चुकाएंगे, यानी वो इक्विटी अंशों के जैसे ही उनको ट्रीट करेंगे, और न ही उन्हें लाभांश की बकाया चुकाई जाएगी। तो ऐसे में दोनों शेयर्स बराबर ही हो गए, दोनों शेयर्स का वैल्यू एक तरह से सेम ही निकल के आएगा। तो जो वैल्यू इक्विटी शेयर का निकलेगा वही प्रेफरेंस शेयर का निकलेगा, क्योंकि हम फॉर्मूला की यूज़ करेंगे नेट असेट्स अवेलेबल टू ऑल द शेयर होल्डर्स। इसमें से किसी को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, अलग फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, और इसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर से दोनों का योग करके उससे डिवाइड कर देंगे। तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर भी सेम आएगा और वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर भी हमारा सेम आता है। ठीक है, तो वो तीन सीन हमारे तब बने। जो स्लाइड्स थे उसमें कुल मिला के ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि हमें देखना होगा कि उन्हें पूंजी वापसी का अधिकार है, लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार है, सिर्फ पूंजी वापसी का ही पूर्वाधिकार है, लाभांश का पूर्वाधिकार नहीं है, या सिर्फ लाभांश का पूर्वाधिकार है, पूंजी का पूर्वाधिकार नहीं है, और चौथा सीन बना कि उन्हें कोई पूर्वाधिकार है नहीं है, वो समता अंशों के समान ही समझे जाते हैं। तो वो चार सीन, जो चार सिचुएशन हमारे सामने बनते हैं वो उन प्रेफरेंस शेयर्स के लिए होते हैं जो वो एक तरह से हमारे पास नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं और उनकी अपने आप की टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अब हमारे पास इक्विटी शेयर्स ऐसे हो जाते हैं जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, यानी अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश होते हैं। यानी उनको क्या होता है, जो उनकी सर्टेन रेट ऑफ डिविडेंड प्रेस्क्राइब्ड है उससे तो उनको डिविडेंड मिलता ही है। इसके अलावा जो हमारी कंपनी की पूंजी या कंपनी के लाभांश बच जाते हैं, उसके बाद बचे हुए जो लाभांश हैं उनमें भी उनको अधिकार होता है अपने हिस्सा लेने का। तो कंपनी के अगर अंतर्नियम ये कहते हैं, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एक तरह से एसोसिएशन है, वो ये कहता है कि अधिमान अंशों को पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार नहीं है, या समापन पर समता अंश और इक्विटी अंशों को एक तरह से बराबर ही माना जाएगा। तो एक तरह से जो लास्ट फॉर्मूला हमने वहाँ पर यूज़ किया था वो ही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि हमें अंतर्नियम की जो व्यवस्थाएं हैं वो देखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से ही हमें उनका वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू नॉर्मली एक समान विधि से ही किया जाएगा, क्योंकि वो 100% पार्टिसिपेटिंग है तो एक तरह से वो समता अंशों के समान ही समझे जाएंगे।
तो कुल मिला के ये हमें सारा कैलकुलेशन तब करने पड़ते हैं जब हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कंपनी के कुछ स्पेशल प्रोविजंस क्वेश्चन में आपको गिवन होते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उन्हें किस तरह के राइट्स हैं, तो उन राइट्स के अकॉर्डिंग कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करने होंगे। थैंक यू सो मच।